फिल्म की शुरुआत में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक कलेक्टर के घर में गए होते हैं। वो सभी कलेक्टर और उसके परिवार को मार देते हैं। उनमें से एक उस कलेक्टर के घर से एक बंदूक को अपने साथ ले जाता है। फिर हम एक गांव को देखते हैं जहां पर एक जंगली हाइना आया होता है। वो हाइना कई लोगों पर हमला करता है और सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एक फॉरेस्ट अफसर जोशी आता है। उसका एक अफसर उसे बताता है कि उन लोगों ने कभी किसी हाइना को नहीं पकड़ा है, इसीलिए उन सभी को दिक्कत हो रही है। फिर जोशी अपने दोस्त पार्थी को फोन करता है। पार्थी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है और जोशी के फोन आने पर वो वहां चला जाता है। वहां पहुंचने पर पार्थी जोशी से कहता है कि हाइना झुंड में रहने वाला जानवर है, लेकिन ये भटकते हुए यहाँ आ गया है, हमें इसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। पार्थी अपने बेटे को गाड़ी में रहने को कहता है और हाइना को पकड़ने के लिए जाता है। इधर सभी लोग उस हाइना को गलती से स्कूल के मैदान में ले आते हैं। अब पार्थी भी वहां पर आ जाता है और सभी बच्चों को स्कूल के अंदर जाने को कहता है। पार्थी छोटे बमों से उस हाइना को रोकता है। जोशी एक बंदूक से बेहोशी वाला डांट हाइना पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक जाम हो जाता है। इस तरफ 3 बच्चे उस मैदान में आ जाते हैं। पार्थी बच्चों को बचाने के लिए उस हाइना से लड़ता है और उसका बेटा उसे एक भाले से वो डांट फंसाकर देता है और पार्थी उस बेहोशी वाले डांट को उस हाइना पर लगा देता है और हाइना बेहोश हो जाता है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे ले जाते हैं और पार्थी वहां से अब अपने कॉफी के शॉप पर जाता है। इस तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं। उन गुंडों को पता चलता है कि अब पुलिस उन लोगों को पहचान चुकी है और अब उन लोगों को कुछ दिनों तक उसी शहर में छिप कर रहना होगा। फिर हम पार्थी और उसके परिवार को देखते हैं, जिसमें उसकी पत्नी सत्या और उसके 2 बच्चे हैं। पार्थी अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है। वह जिस हाइना को पकड़ा होता है उसे अपने परिवार से मिलवाता है। पार्थी एक अच्छा ट्रेनर भी था, इसलिए वो हाइना एक डॉग की तरह बर्ताव करता है। पार्थी उसका नाम जकड़ बांगड़ू रखता है। एक बार पार्थी अपने कॉफी शॉप में अपने बेटी के साथ होता है। रात होने पर उसकी यहाँ काम करने वाली लड़की दुकान को बंद करती है। दुकान के बाहर से एक गुंडा उस लड़की को देखकर अंदर आ जाता है। पार्थी उससे कहता है कि दुकान अब बंद हो गया है, आप कल आना। फिर वो गुंडा उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। पार्थी उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो अपना बंदूक दिखाता है और पार्थी को एक कॉफी लाने को कहता है। पार्थी उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा कॉफी मांगता है। फिर उस गुंडे के साथी भी वहां आ जाते हैं। ये वही गुंडे थे जिसने कलेक्टर को मारा था। उसके साथी पैसों को लेते हैं और वहां चलने की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को अब वो तीनों देख चुके थे, इसलिए वो उन सबको मार देंगे कहते हैं। पार्थी कॉफी लाता है और वो बंदूक वाले गुंडे को मारता है। फिर पार्थी सभी गुंडों को मारता है। फिर एक गुंडा उस लड़की को पकड़ लेता है और मारने की धमकी देता है और एक गुंडा पार्थी की बेटी को मारने के लिए जाता है। फिर पार्थी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन गुंडों को बंदूक से मार देता है। अगले दिन पुलिस उसे जेल ले जाती है। फिर वो मामला कोर्ट में जाता है। आत्मरक्षा के कारण ही पार्थी ने उस गुंडे को मारा था, इसलिए वो कोर्ट से बरी हो जाता है। जोशी पार्थी को बताता है कि उसने जिन लोगों को मारा है वो सभी बहुत बड़े अपराधी है। वो पार्थी को सतर्क रहने को कहता है। पार्थी और उसके परिवार अब बहुत डरे होते हैं और वो सभी अपने घर में ही होते हैं। दूसरी तरफ हम उस गुंडे के परिवार वालों को देखते हैं जो अब पार्थी और उसके परिवार को मारने की कसम खाते हैं। दूसरी तरफ सत्या की दोस्त प्रिया पार्थी से कहती हैं कि तुम सबको इस घर के 4 दीवारों में रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तुम सब बहुत परेशान हो, तुम लोगों को अब बाहर भी निकलना चाहिए। फिर पार्थी अपने परिवार के साथ मार्केट में जाता है। जोशी को पता चलता है कि कुछ लोग पार्थी और उसके परिवार को मारने के लिए आए हैं। वो पार्थी को फोन करता है और उसे बताता है और उसे घर में ही रहने को कहता है। तभी अचानक कुछ गुंडे पार्थी को मारने लगते हैं। पार्थी उन सबको एक एक करके मार देता है। उनमें से एक गुंडा अब भी बच जाता है और वो वहां से भाग जाता है। फिर पार्थी सत्या के साथ पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसे प्रोटेक्शन देने से मना कर देती है। वहीं पर जोशी भी आ जाता है। वो पार्थी को समझाता है कि तुम्हें एक चोट तक नहीं लगी है, आखिर पुलिस वाले तुम्हें प्रोटेक्शन कैसे दे सकती है। फिर पार्थी जोशी की मदद से अपने शरीर पर एक चोट लगवाता है
और एक बड़े पुलिस अफसर के पास जाकर प्रोटेक्शन मांगता है। वो अफसर पार्थी को प्रोटेक्शन देने के लिए मान जाता है। पार्थी उस अफसर से अपने गांव के एक दमदार पुलिस वाले को ही लाने को कहता है। फिर हम नेल्सन हवलदार को देखते हैं जिसे प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है। पार्थी उसे देखकर जोशी को फोन करता है कि उसे एक दमदार पुलिस वाले की जरूरत है, न कि इसकी। जोशी उसे बताता है कि तुमने ही तो अपने गांव के पुलिस वाले को लाने को कहा था। उस पुलिस वाले ने अकेले ही 60 गुंडों को एक रात में ही मारा था। नेल्सन कैथी मूवी का ही हवलदार है। दूसरी तरफ पार्थी अब बहुत दिनों के बाद अपना कॉफी शॉप खोलता है। उस शॉप के बाहर एक आदमी पार्थी की फोटो खींचता है। पार्थी उस आदमी को देख लेता है, फिर वो आदमी वहां से निकल जाता है। फिर वो आदमी पार्थी की फोटो को एक गुंडे के पास भेजता है और वो एक गुंडा बड़े गुंडे हेरोल्ड दास के पास भेजता है। हेरोल्ड उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है और वो एक दूसरे फोटो को लाते हैं जो पार्थी जैसा ही दिखता है। हेरोल्ड दास उसके बारे में अपने बड़े भाई एंथनी दास को बताता है। अब एंथनी दास भी पार्थी की फोटो को देखता है। फिर उसके आदमी उससे पूछते हैं कि इसके लिए हमें कितने आदमी की जरूरत होगी, जिसमें एंथनी कहता है कि अगर वो पार्थी है तो 4 आदमी भी काफी होंगे, लेकिन अगर वो हमारा लियो हुआ तो 400 भी कम पड़ जाएंगे। फिर एंथनी दास अपने लोगों के साथ पार्थी जहां है वहां जाते हैं और हेरोल्ड दास वहीं रुकता है। अगले दिन हम पार्थी को देखते हैं जो अपने शॉप पर होता है। उस शॉप में एंथनी आया होता है। पार्थी उसके पास जाता है क्योंकि वो बहुत देर से चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। एंथनी पार्थी से कहता है कि तुम मेरे बेटे लियो हो। पार्थी उसे कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता, मैं पार्थिवन हूँ। एंथनी दास उसे लियो के पुराने बातों को बताता है और कहता है कि तुम ही लियो हो। पार्थी उससे फिर कहता है कि मैं कोई लियो नहीं हूँ, मेरे जिंदगी में अभी बहुत परेशानी चल रही है। पार्थी एंथनी को वहां से जाने को कहता है और एंथनी अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम जोशी को देखते हैं जो सत्या और पार्थी को एंथनी के बारे में बताता है कि उसका नाम एंथनी दास है। वो आंध्रा के एक बड़ी टोबैको कंपनी का मालिक था। उसके कंपनी में एक बार आग लग जाती है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम लियो दास था। उसके बारे में जोशी कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाया था। जोशी बताता है कि पार्थी और लियो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। लियो के बारे लोग कहते हैं कि वो कुछ कांड करके मर गया है, लेकिन कुछ लोग उसे आज भी जिंदा ही मानते हैं। जोशी को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए जोशी पार्थी पर शक करता है कि वही लियो है क्या, क्योंकि 20 साल पहले ही वह पार्थी से मिला था और वो अनाथ भी था। पार्थी कहता है कि मैं पहले बचपन से ही एक अनाथालय में ही था और उसके बाद मैंने सत्या से शादी की और तुम मुझे मिले हो। मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ और मैं पार्थी ही हूँ। जोशी कहता है कि वो लोग इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं तो कोई बात जरूर होगी। जोशी पार्थी पर भरोसा करता है और कहता है कि अगर अगली बार वो तुम्हें परेशान करें तो हम पुलिस के पास जाएंगे। इस तरफ हम एंथनी को देखते हैं जिसे यकीन हो गया था कि पार्थी ही लियो है। वो कहता है कि जो कंपनी उसकी वजह से बंद हुआ था उसे वहीं वापस चालू भी करेगा। अगले दिन हम सत्या को देखते हैं जो एक मेडिकल दुकान पर आई होती है। वहां पर वो गुंडा जो पार्थी से बचकर भाग गया था वो सत्या को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एंथनी दास अपने लोगों के साथ आ जाता है और उस गुंडे को मार देता है। सत्या ये देखकर डर जाती है। एंथनी सत्या से कहता है कि पार्थी ही लियो है जो मेरा ही बेटा है। तुम जिसे एक साधारण आदमी समझ रही हो वो एक खूनी है। सत्या वहां से घर चली जाती है। वह बहुत घबराई हुई होती है और पार्थी को सारी बात फोन से बताती है और एक गाड़ी उसके घर के बाहर उसके पीछे पीछे आया है ये बताती है। पार्थी तुरंत अपने घर की तरफ जाता है और अपने बेटे को स्कूल से घर पर जाने को कहता है और जो कोई भी घर के अंदर आए तो उसे भाले से मार देना ये कहता है। उसका बेटा घर पर पहुंच जाता है। इधर पार्थी भी घर पर पहुंच जाता है। सत्या बहुत डरी होती है और पार्थी से कहती है कि अब ये कब तक ऐसा ही चलता ही रहेगा और वो अपने कमरे में चली जाती है। अब पार्थी नेपोलियन से कहता है कि आपको यहाँ मेरे परिवार की रक्षा के लिए भेजा गया है और आप यहाँ पर सोते रहते हो। पार्थी उसे घर से जाने को कहता है। नेपोलियन पार्थी से कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और जो कोई भी यहाँ पर आए
तो उसे सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। सत्या अब भी एंथनी की बातों को याद करती है कि पार्थी ही लियो है। सत्या को भी पार्थी पर विश्वास नहीं होता है। अगले दिन सत्या पार्थी से झूठ बोलकर वो उसके अनाथालय पर जाती है। दूसरी तरफ जोशी को लियो के एक साथी के बारे में पता चलता है जो एक जेल में होता है और उसे कुछ दिनों में फांसी भी होने वाली होती है। जोशी तुरंत उससे मिलने के लिए निकल जाता है। इधर पार्थी को देखते हैं जो अपने घर पर आता है। नेपोलियन उसे एक पार्सल के बारे में बताता है जो सत्या के लिए आया होता है। पार्थी नेपोलियन से पूछता है कि क्या सच में तुमने ही उन 60 गुंडों को मारा था। नेपोलियन चुपके से कहता है कि वो तो दिल्ली ने मारा था, मैंने तो उसे बस मशीन गन की बटन के बारे में बताया था। दूसरी तरफ हम सत्या और प्रिया को देखते हैं जो पार्थी के अनाथालय में आए होते हैं। वहां पार्थी का एक दोस्त उसे बताता है कि उसे वो बचपन से जानता है। वो सत्या को पार्थी की बचपन की फोटो को दिखाता है। अब सत्या को यकीन हो जाता है कि पार्थी और लियो दोनों एक नहीं है। दूसरी तरफ हम जोशी को देखते हैं जो उस कैदी से मिलने जेल आया होता है। वो कैदी बताता है कि एंथनी दास टोबैको कंपनी का मालिक था, लेकिन वो उस कंपनी की आड़ में कई गैरकानूनी काम करता था। वो बहुत ही अंधविश्वासी भी था। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एंथनी जानवरों की बलि देता था। धीरे धीरे वो इंसानों की बलि देना भी शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसका कारोबार और बड़ा हो जाएगा और उसे कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम हेरोल्ड दास था। वो विदेश से पढ़कर आया था और उसने धतूरा के पौधे से एक नया ड्रग बनाना शुरू कर दिया जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। वो धोखा देने वालों को नहीं छोड़ते थे। एंथनी का एक बेटा था जिसका नाम लियो दास था। ये सभी मिलकर ये कारोबार चलाते थे। लियो की एक बहन भी थी जिसका नाम एल्सा दास था। एंथनी को एक खास कुंडली वाला व्यक्ति चाहिए था जिसकी बलि देने पर उसका ये कारोबार 100 गुना तक बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी कुंडली सिर्फ एल्सा और लियो की ही थी। एंथनी इससे दुखी होता है। हेरोल्ड दास उसे एल्सा को चुनने को कहता है और सभी लोग एल्सा का ही नाम लेते हैं। अब लियो और एल्सा को बेहोश करके लाया जाता है। लियो एंथनी को समझाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। एंथनी उसकी बात नहीं सुनता और एल्सा को मारने के लिए जाता है। लियो उसे रोकता है और सभी को मारकर वहां से एल्सा के साथ भागता है। लियो अपने साथियों को छोड़वाता है और उस पूरे कंपनी को जला देता है। हेरोल्ड दास ये देखकर एल्सा को मार देता है। लियो अब बहुत दुखी होता है और वो हेरोल्ड दास को मारने के लिए जैसे ही जाता है तो पीछे से एंथनी उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। जोशी पार्थी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या यही लियो है, तो वो बोलता है कि ये उस जैसा दिखता है, लेकिन ये लियो नहीं है, वो तो वहीं पर ही मर गया था। दूसरी तरफ हम पार्थी को देखते हैं जो पुलिस के कारण अपने शॉप पर जाता है। वहां पर एंथनी ने किसी को मार दिया होता है। पार्थी पुलिस से कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता कि ये कौन है। पार्थी वहां से घर जाता है। घर जाकर पार्थी उस पार्सल को देखता है। उस पार्सल में उसकी सभी सर्टिफिकेट होते हैं जो असली और वो नकली है या नहीं उसका रिपोर्ट होता है। पार्थी ये देखकर सत्या से नाराज हो जाता है कि तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। सत्या कहती हैं कि हमारे पास भी सबूत होना चाहिए कि तुम पार्थी ही हो। सभी लोग तुम पर सिर्फ शक ही करते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अब जोशी और प्रिया को भी यकीन हो गया था कि पार्थी लियो नहीं है। इस तरफ एंथनी दास पार्थी के घर के पास जाता है और उससे फोन से कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर अब भी तुमने नहीं माना कि तुम ही लियो हो तो मैं उसे मार दूंगा। नेपोलियन उसे बाहर ही रोकता है। एंथनी वहां से चला जाता है और पार्थी और नेपोलियन उसके बेटे के लिए उसका पीछा करते हैं। पार्थी सभी लोगों को एक एक करके मारता है और एक कार में बैठ जाता है। इस पूरे लड़ाई में बहुत ही बेहतरीन सीन दिखाए गए हैं। अब पार्थी को एंथनी के गुंडे उस कार से बाहर निकालते हैं और फिर पार्थी सभी लोगों को मार देता है। पार्थी अपने बेटे को ढूंढता है लेकिन उसे वो वहां पर नहीं मिलता। अब पार्थी एंथनी दास से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। एंथनी दास उसे पहले कबूल करने को कहता है कि तू ही लियो है। पार्थी उसे कहता है कि मैं पार्थी हूँ, लियो नहीं, और वो गुस्से में एंथनी को मार देता है। दूसरी तरफ ये बात हेरोल्ड दास को पता चलता है कि एंथनी मर चुका है।
पार्थी का बेटा अब हेरोल्ड दास के पास होता है। जोशी वहां पर जाता है और पार्थी से कहता है कि पुलिस अब भी उन लोगों की तलाश कर रही है और वो पार्थी को यहाँ से कहीं दूर जाने को कहता है, क्योंकि अब उसके परिवार की जान खतरे में है, क्योंकि उसने एंथनी को मार दिया है। पार्थी अपने घर जाता है। तभी हेरोल्ड दास पार्थी को फोन करता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा भाई दे दो और अपने बेटे को ले जाओ। एक पुलिसकर्मी के मदद से पार्थी एंथनी की बॉडी को लेकर जाता है। वो उसे उसके लोगों को देता है और उसके लोग पार्थी को एक ट्रेन में बैठाकर हेरोल्ड के पास ले जाते हैं। हेरोल्ड दास अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है और पार्थी के आने पर उससे मिलता है। पार्थी अपने बेटे के बारे में पूछता है और बताता है कि मैं लियो नहीं पार्थी हूँ। वह अपने बचपन की फोटो और सारे सर्टिफिकेट हेरोल्ड दास को दिखाता है। हेरोल्ड दास उसे लियो और एल्सा की फोटो दिखाकर बोलता है कि तुम ही लियो हो और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। हेरोल्ड अपने आदमियों को पार्थी के परिवार वालों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वहां पर पार्थी ने पहले से ही जाल बिछाकर रखा होता है और जोशी और नेपोलियन भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी उनके परिवार के पास पहुंच जाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइना आकर उसे मार देता है। इस तरफ पार्थी को हेरोल्ड दास के लोग मारने लगते हैं, लेकिन पार्थी उन सबको एक एक करके मार देता है और हेरोल्ड दास को मारने से पहले उसे बताता है कि वही लियो है और वो उसे भी मार देता है और पूरी जगह को तबाह कर अपने बेटे के साथ घर की तरफ चला जाता है। पार्थी अपने बेटे को बोलता है कि तुम किसी को मत बताना कि वही लियो है। अब पार्थी फिर से अपने पहले जिंदगी में वापस आ जाता है। फिर पार्थी को विक्रम का फोन आता है और विक्रम उससे कहता है कि सिर्फ एक धतूरा फैक्ट्री को जलाने से क्या होगा लियो, और उसे अपने टीम में आने को कहता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है।